हेलो बच्चों। बच्चे आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। ओके, लास्ट जो हमने डिस्कस करा था दैट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसमें हमने एरिया वेक्टर के बारे में बात करी और उसमें हमने ये भी फाइंड आउट करा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने का हमने एक वे भी सीखा था। मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों दैट इज इक्वल्स टू, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, फाई, और फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए और डी एस, और इसको हम फाइंड आउट करते थे। और एक्चुअली ये हमारे पास फॉर्मूला था जिसमें हमने फाई नेट फाइंड आउट करना सीखा था, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। बट बेसिकली आज हम उससे थोड़ा सा इसको टॉपिक को हम और लेवल अप करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे इसी कंसेप्ट के अंदर गॉस लॉ की। आज हमारी जो डिस्कशन होगी वो रिलेटेड होगी गॉस लॉ से। ओके, तो व्हाट इज गॉस लॉ, व्हाट हाउ वी कैन फाइंड आउट द कंसेप्ट रिगार्डिंग द गॉस लॉ, मैं इन सभी बातों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज हम आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो कंसेप्ट है, एंड आफ्टर दैट कंसेप्ट आई विल इंट्रोड्यूस व्हाट इज एक्चुअली गॉस लॉ। ओके बच्चों, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा एक डेरिवेशन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ। बेसिकली लेट अज्यूम वी हैव अ स्फीयर। मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर कंसीडर्ड है, एक स्फीयर हमने यहां पर कंसीडर करा। ओके, और ये एक स्फीयर था और इस स्फीयर के सेंटर पे हमारे पास एक चार्ज पड़ा है दैट इज क्यू। दिस क्यू चार्ज इज देयर। ओके, स्फीयर के सेंटर के ऊपर एक हमारे पास कंसीडर हमने ये करा कि लेट अज्यूम वी विल हैव द स्फीयर, और इस स्फीयर के सेंटर पे हमारे पास एक चार्ज पड़ा है दैट इज क्यू चार्ज। ओके, और बच्चे अब ये जो क्यू चार्ज होगा इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा आउटवर्ड। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस जो होंगी दीज विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो इस आउटवर्ड फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, अगर नेगेटिव होगा तो इनवर्ड होगा, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हमने क्या डिस्कस करा था, हमने यही तो डिस्कस करा था कि पॉजिटिव चार्ज इज रिस्पांसिबल फॉर द ओरिजिनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ज। तो ये लाइन जो थी हमारे पास, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बेसिकली कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, और सेकेंड थिंग, अगर हम यहां पर जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा इस स्फीयर के ऊपर एरिया एलिमेंट की बात करते हैं, अगर हम यहां पर ये बात करते कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीए, डायरेक्शन ऑफ डीए क्या होगा हमारे पास, तो मान लीजिए हमने यहां पर इसी स्फीयर को इस वे से कंसीडर करा कि लेट अज्यूम we will have any particular spherical surface, let assume we will have any particular spherical surface and there is charge q at the center. Let assume this particular surface area, ये surface, ये small surface को हमने assume करा बच्चों as a dA। इस spherical formation के अंदर मैं इसको properly, इसको diagrammatically आप कैसे बना सकते हैं, मैं इस चीज को भी clear कर देता हूं। आप इसको ऐसे फॉर्म कर सकते हैं कि लेट अज्यूम वी विल हैव एनी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल सरफेस एंड दैट इज बेसिकली द स्फीयर। ओके, और इसको हमने यहां पर क्या करा, एक सेंटर के ऊपर एक चार्ज अज्यूम करा। ओके, और फर्दर हमने यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करा, लेट अज्यूम दिस एरिया एलिमेंट इज dA, दिस एरिया एलिमेंट इज dA, and on this area element, this is a whole surface area of the sphere and this is the area vector। तो ये area vector हमारे पास रहेगा। Let us assume this radius is r, radius of sphere that is r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, वो भी अलोंग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, वो भी अलोंग होगी। जो मैंने अभी इससे पहले डायग्राम बनाया था मैं इसलिए वो भी डायग्राम यहां पर फॉर्म कर देता हूं। Let us assume this is q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास कैसे एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट फॉर्मेशन में these will originating from this particular charge। तो ये ओरिजिनेटिंग होगी एक पर्टिकुलर चार्ज से, और अगर आप पूरे स्फीयर के ऊपर
किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डीए वेक्टर अगर यहां पर फॉर्म करेंगे, देन डायरेक्शन ऑफ डीए विल अलोंग द, डीए की डायरेक्शन भी क्या होगी, अलोंग द ई। डीए की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अलोंग द ई। तो मान लीजिए ऐसा कोई हमारे पास केस था कि क्यू चार्ज जो था वो सेंटर पे पड़ा था और किसी स्फीयर के, एक्चुअली कोई हमारे पास कंसीडर, हमने क्या करा, एक ज्योमेट्री कंसीडर करी, दैट इज अ स्फीयर, और स्फीयर के सेंटर के ऊपर कौन सा चार्ज पड़ा था, कोई क्यू चार्ज पड़ा था, और उस क्यू की वजह से हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, फाइंड द फ्लक्स थ्रू स्फीयर। बच्चों हमें नेट फ्लक्स फाइंड आउट करनी थी, हमें फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया थ्रू द स्फीयर, इस स्फीयर के थ्रू कितनी फ्लक्स होगी। फ्लक्स का मतलब क्या होता था, इट इज अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब हमारे पास एक स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका भी सरफेस एरिया होगा, तो उस सरफेस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, एक्चुअली हमें वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, व्हाट इज फाई इज अ नेट फ्लक्स, और नेट फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे E डॉट ds, और वी कैन से E डॉट da। आप ds या da दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग लेट अस अज्यूम दिस स्मॉल सरफेस इज da, तो आप यहां पर da को इमेजिन कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो आपके पास, और अगर बेटा ये क्लोज ज्योमेट्री है, जैसे स्फीयर है हमारे पास, क्लोज ज्योमेट्री है, तो आप इसको क्लोज लाइन इंटीग्रल फॉर्मेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसको कैसे मेंशन करना है, इसको साइक्लिक फॉर्मेशन के अंदर हम मान के चलते हैं। और सेकंड थिंग, अब हमारे पास E डॉट डी हमने कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, E डॉट डी फॉर्मेशन। ओके, तो E डॉट डी फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, E की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है EDA। ओके, तो इसकी वैल्यू हम कैसे रिप्रेजेंट करें, आइए E वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम E वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, लेट रेडियस इज R, Q बाय R स्क्वायर, और इनटू साथ में क्या रहेगा बच्चे, R कैप। ओके, तो ये हो गया एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, और आर कैप क्या शो कर रहा है, आर कैप इज शोइंग द डायरेक्शन। तो हमने यहां पर क्या दिखाया कि हमने यहां पर ये दिखाया कि दिस इज अ डायरेक्शन, इट इज अ यूनिट वेक्टर। और इसके साथ डॉट फॉर्मेशन में हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पास डॉट फॉर्मेशन में एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज डी। तो हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, एंड साथ में क्या रखा, नॉर्मल वेक्टर, इट इज अ नॉर्मल वेक्टर ऑन द सरफेस, जिसको आप डीए वेक्टर के बजाय आप यहां पर इसको नॉर्मल वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो राइट इट एज अ डीए वेक्टर और एन कैप। ओके, इट इज अ नॉर्मल वेक्टर, इट इज प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑन द स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो एरिया एलिमेंट के ऊपर हमारे पास ये वेक्टर जो है वो एक डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ओके बेटा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं ये चीज एक बार रिपीट कर दूं कि एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका एंगल कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन पॉसिबिलिटी। बट आप ये हमेशा याद रखें, लाइक अगर आप कोई डिस्क कंसीडर कर रहे हैं, आप कोई भी सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, तो एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया सरफेस, उस सरफेस के ऊपर हमेशा 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहां हमने नॉर्मल वेक्टर शो करने के लिए ऐसा इसको मेंशन कर दिया। अब डॉट प्रोडक्ट मेंशन करने के लिए हम क्या करें, कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा, DA। अब ये जो दोनों फॉर्मेशन है इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं R डॉट N कैप। अब ये दोनों वेक्टर हमारे पास कौन सी फॉर्मेशन है, यूनिट वेक्टर किस में है, डॉट प्रोडक्ट में। ओके, दोनों यूनिट वेक्टर फॉर्मेशन में। अब इसको अगर हमने सॉल्व करना तो हमारे पास R कैप डॉट N कैप, व्हाट इट विल बी, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट हमारे पास होगा R कैप का मैग्नीट्यूड, क्योंकि A डॉट B बेटा, A डॉट B, इसको जब भी हम सॉल्व करते थे तो क्या हमारे पास होता था, A का मैग्नीट्यूड एंड B का मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ थीटा, द एंगल बिटवीन A एंड B।
इन द सेम वे आर कैप डॉट एन कैप के बीच में जब आप इसको टैकल कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड एन। आप देख रहे हैं आर कैप और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इट मींस दैट कि इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है बेटा? दैट इज 1। तो हमारे पास यहां पर cos 0 डिग्री होगा। ओके ना जी? तो इस बेसिस के ऊपर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनली आर कैप डॉट एन कैप हमारे पास क्या होगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। यूनिट वेक्टर इज दैट पर्टिकुलर वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट इज 1। एन कैप इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, दैट इज व्हाई इट्स आल्सो its magnitude is also 1 and value of cos 0 degree that is also 1. so overall हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी? overall value will be equal to 1. तो बेटी r cap dot n cap that is equals to 1. तो फाइनली ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 1. अब ये कौन सा साइन है? इंटीग्रल का। तो हमारे पास यहां पर कंसीडर क्या होगा? कंसीडर हमारे पास ये होगा कि 1/4 pi epsilon naught q by r square and there will be integral, cyclic integral of dA whole of the sphere. हमें पूरे स्फीयर का यहां पर क्या चाहिए? एरिया चाहिए। dA is a small surface area and अगर हम इसको इंटीग्रल करें, इसको अगर इसका इंटीग्रेशन करें, तो यहां पर dA का इंटीग्रेशन करके क्या आएगा? A. what is A? एरिया ऑफ सर्फ, यहां पर स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है? दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास फाई विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर एंड dA का इंटीग्रेशन करके क्या आया? a क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो बच्चों हमारे पास फाई किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू q बाय epsilon naught. That will be the q by epsilon naught. ये डेरिवेशन, ये रिजल्ट आप लोगों की बुक्स में, आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक्स है उनके अंदर एज अ गॉस लॉ जो है इसका प्रूफ के तौर के ऊपर ये जो डेरिवेशन है वो आपको वहां पर मिलती है। बट बेसिकली मैं इसको एज अ क्वेश्चन इसलिए करवाना चाहता था कि ये कंसेप्ट आपको समझ आए। बेसिकली व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट, हम बेसिकली क्या फाइंड आउट कर, हम लोगों ने फ्लक्स फाइंड आउट करा। तो फ्लक्स के लिए अभी तक जो हमने फॉर्मूला समझा था, मैंने इसीलिए इसको एलैबोरेट करके, इसको एक्सप्लेन करके, इसी बेसिस के ऊपर फाइंड आउट करा कि अभी तक जो हमने समझा, अभी तक हमने जो फाई के बारे में पता करा, जो भी हमने फ्लक्स के बारे में लास्ट क्लासेस में हमने सीखा, तो उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो हमने फ्लक्स के बारे में फाइंड आउट करा, दैट इज E डॉट dA। तो बेसिकली E डॉट dA से हाउ वी कैन अटेन, हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर रिजल्ट एंड व्हाट it will be, it is basically phi is equals to q by epsilon naught। ये हमारे पास q by epsilon naught के इक्वल आ रहा था, तो इसको हमने इजीली यहाँ पर क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। इसको हमने यहाँ पर यूज कर लिया। बट व्हाट अबाउट दैट, इसको बेसिकली हम कैसे इंप्लीमेंट करें, और ये जो रिजल्ट है इसका एक्चुअल में एक मीनिंग हमारे पास क्या कंटेन हो रहा है, तो इस बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं। बच्चों हमने ये फाइंड आउट करा कि बेसिकली फाई इज इक्वल टू q by epsilon naught। बेसिकली हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट करा। अब अगर मान लीजिए आप इसको ध्यान दें, लेट अस अज्यूम हमें तो ये बताया गया कि दैट इज अ स्फीयर और हमने इस रिजल्ट को फाइंड आउट करा। बट बच्चों अगर आपके पास डायरेक्टली ऐसा बताया जाए कि कोई हमारे पास सरफेस है जिसका जो फ्लक्स है दैट इज q by epsilon naught, सो क्या आप वहां पर ये जज कर पाएंगे कि दैट इज स्फीयर और एनी अदर बॉडी? क्या आप वहां पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या जो मेरे पास फ्लक्स जो है वो मेरे पास फाइंड आउट करा गया q by epsilon naught, तो क्या वो एक स्फीयर है या कोई वो क्यूब है या कोई वो रेक्टेंगल है, वो कौन सी ज्योमेट्री है? क्या हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम इस रिजल्ट से कभी ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि वो एक स्फीयर है या कोई और अदर पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल बॉडी है। हम इसको नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसका बेसिकली हिडन पॉइंट क्या है? हमारे पास हिडन पॉइंट ये है, मान लीजिए लेट अस अज्यूम हमने एक स्फीयर कंसीडर करा और जिसके सेंटर के ऊपर Q चार्ज कंसीडर था, ओके, और इसके बाहर हमने एक और लेट अज्यूम कि आप ये मान के चलिए कि हमने 2 कंसेंट्रिक स्फीयर जो थे वो यहाँ पर
कंसीडर करें, कंसेंट्रिक स्फीयर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे थे जिनका सेंटर एक था लेकिन रेडियस जो था वो अलग अलग है, इसका रेडियस अलग और इसका रेडियस अलग, और इस पर्टिकुलर अंदर वाले स्फीयर के अंदर हमारे पास एक चार्ज पड़ा था दैट इज क्यू। यहाँ एक सेंटर के ऊपर हमने यहाँ पर चार्ज रखा। हम इस केस को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि लेट अस अज्यूम हमारे पास एक 100 वॉट का बल्ब है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए 100 वॉट का बल्ब है और वो जो बल्ब है लेट अस अज्यूम वो 1000 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक वी कैन से एनर्जी वो इजेक्ट कर रहा है। अब देखिए चार्ज भी हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, चार्ज बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहां पर बेसिकली हमारे पास जो इजेक्ट आउट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इजेक्ट आउट होगा दैट इज ऑल्सो अ एनर्जी। तो ये भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और एक बल्ब भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर मान लीजिए कि आपने ये इमेजिन करा कि एक बल्ब है और जो वो सेंटर पे पड़ा हुआ है और वो एक पर्टिकुलर जो बल्ब है दैट इज प्रोवाइडिंग 1000 रेज वो यहां से क्रॉस कर रही हैं, तो आपने ये बताना है कि हाउ मेनी रेज विल क्रॉस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सरफेस। अगर इस सरफेस से 1000 रेज क्रॉस करती हैं थ्रू एनी बल्ब दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर, देन हाउ मेनी रेज विल क्रॉस फ्रॉम दिस सरफेस, अगेन दैट इज ऑल्सो सेम दैट इज 1000। अगर किसी बल्ब से, अगर आपने किसी बल्ब को सेंटर पे रखा और अगर किसी इनर सरफेस के थ्रू अगर 1000 रेज जो है वो इमिट हो रही हैं, तो अगर कोई बाहर कोई दूसरा ऐसा सरफेस है जो कंसेंट्रिक होगा तो उसके थ्रू भी ऐसे ही होगा। तो इट मींस दैट कि कोई भी चार्ज हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है उसके थ्रू जो लाइंस जनरेट हो रही हैं फ्लक्स के बेसिस के ऊपर, यहां पर भी हम ये चीज मान के चल सकते हैं। यहां पर भी हमारे पास सेम सिचुएशन होगी कि Q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, देन number of lines ejecting from this particular Q जो कि इस सरफेस से क्रॉस करेंगे। Let us assume 10 lines are crossing. Let us assume 10 lines are passing from this surface. Then again the number of lines crossing from this surface will also be 10. It means that basically हम लोग क्या find out कर रहे हैं, flux. What is flux actually? It is a count. It is a number of electric field line passing through any surface. It means that in both of the cases flux is same. तो मेरे कहने का यहाँ पर मतलब ये था कि बच्चों फ्लक्स जो है, नेट फ्लक्स जो है वो किसी सरफेस का रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है। इट मींस दैट कि अगर आप किसी ज्योमेट्री के रिगार्डिंग कोई भी स्फीयर बड़े रेडियस का, छोटे रेडियस का, कम रेडियस का, बहुत ज्यादा रेडियस का, कोई भी केस अगर आप कंसीडर करें वहां फ्लक्स वेरी नहीं करेगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द चार्ज Q। इट टोटली एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट रजे। एप्सिलॉन हम लास्ट क्लासेस में इसके पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली 8.854 into 10⁻12 इसकी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती थी। तो ये कांस्टेंट, इट मींस दैट द फ्लक्स इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन Q। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इजेक्टिंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर चार्ज इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज के थ्रू नंबर ऑफ लाइंस कितनी जनरेट होंगी ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, Q के ऊपर। अगर Q ज्यादा तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा, Q कम तो नंबर ऑफ लाइंस कम। यहां इसके थ्रू, सरफेस के थ्रू जितनी फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू होगी तो आउटर सरफेस के थ्रू भी इतनी होगी। तो इट मींस दैट फ्लक्स डजंट डिपेंड ऑन द R। फ्लक्स यहां पर R के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट नहीं होगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉडी के रिगार्डिंग नेट फ्लक्स यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं, दो डिफरेंट बॉडीज के लिए वो वेरिएशंस में नहीं होगी। It totally depends on this particular concept if electric field source is same. If electric field source is same. Okay, so please इस बात को समझें। मैं मान लीजिए मैं आपको एक केस कंसीडर करवाऊं कि मान लीजिए मेरे पास यहां पर अगर ये एक स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने एक स्फीयर कंसीडर करा और यहां पर एक सेंटर में क्या रखा, चार्ज रखा, और मैंने कहा लेट अस अज्यूम दिस इज अ फ्लक्स, देयर इज फ्लक्स देयर। यहां पर हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा था, यहां पर मेरे पास यहां पर कोई फ्लक्स एग्जिस्ट कर रही थी। ओके, और मैंने ये इमेजिन करा कि मेरे पास यहां पर ये जिस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग हमारे पास ये फ्लक्स एग्जिस्ट कर रही थी, मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग ये इमेजिन करा कि देयर इज एनी पर्टिकुलर क्यूब। यहां पर मेरे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा था, मेरे पास यहां पर एग्जिस्ट कर रहा था एक क्यूब, और उस क्यूब के अंदर मैंने इस पर्टिकुलर सरफेस को रखा। अब हमारे पास यहां पर सबसे पहले हमने क्या माना, एक स्फीयर। अब वो स्फीयर जो है दैट इज इनक्लोज्ड, दैट इज कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर क्यूब।
नाउ व्हाट विल बी द फ्लक्स? लेट अस अज्यूम यहां पर अगर किसी सरफेस के थ्रू हमने फ्लक्स फाइंड आउट करा, तो अभी हमने इसके लिए डेरिवेशन करी कि इसके थ्रू फ्लक्स हमारे पास कितना होता, किसी स्फीयर के थ्रू, दैट विल बी इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई आपसे ये कहे, कोई आपसे ये क्वेरी करे कि इफ this particular sphere is enclosed by that particular cube, then find out the what will be the value of flux? Then answer is same. Flux will not change. जिस भी पर्टिकुलर सोर्स के थ्रू वो नंबर ऑफ लाइंस इजेक्ट आउट हो रही हैं, तो किसी पर्टिकुलर क्यूब बॉडी है वो स्फेरिकल फॉर्मेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, आपके पास फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, फ्लक्स की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, दैट विल सेम। अगर आपने यहां पर ये कंसीडर करा कि लेट अस अज्यूम वी हैव दिस पर्टिकुलर सरफेस व्हिच इज इनसाइड दैट पर्टिकुलर स्फीयर, नाउ टेल अस what will be the value of flux there? Then answer is same. Flux will be equals to q by epsilon naught. That totally depends on the value of q, not on the value of r. It means that flux is independent in that case if the value of q is fixed. अगर आपके पास वैल्यू ऑफ q फिक्स है, तो आपके पास वहां पर r के साथ वो वेरिएशंस नहीं आएंगी, इट इज इंडिपेंडेंट टोटली। कई सारे ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे बच्चों, बहुत सारे आप फॉर्मेशंस आप पढ़ेंगे, वहां पर आप प्लीज वहां पर कंफ्यूज ना हो कि डिपेंड्स ऑन आर देयर, इट डजंट डिपेंड। ओके बच्चे, तो इस बात के ऊपर आपको बहुत जरूरी समझना है कि कैसे हम इन केसेस को कैसे टेकल कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। अब कुछ लास्ट क्लासेस की बात करें तो इससे पहले हमने क्लास के अंदर ये डिस्कस करा था, ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था बच्चों कि लेट अस अज्यूम वी हैव पर्टिकुलर बॉडी एंड दिस इज अ चार्ज, let q is a charge, then what will be the flux there, how we can find out the flux there? तो आपको ये याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि इस केस के अंदर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। एंड व्हाई इट इज, ये लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में आप देख भी सकते हैं। अब लीजिए हमारे पास लेट अस अज्यूम कि एक और केस हमने ये कंसीडर करा, ये केस कंसीडर करा कि हमारे पास एक पर्टिकुलर स्फीयर था और स्फीयर के रिगार्डिंग हमारे पास एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था दैट इज q1, हमारे पास एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था दैट इज q1 और एक दूसरा चार्ज था दैट इज q2 और यहां एक चार्ज था दैट इज q3। तो जैसे हमने अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा, हमने अभी एक कंसेप्ट पढ़ा जो हमने डेरिवेशन कंसीडर करी, दैट इज phi is equals to q by e dot ds, e dot da, क्लोज लाइन इंटीग्रल e dot da that is equals to q by epsilon naught, हमने अभी पढ़ा। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग यहां पर फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, देन व्हाट विल बी द फ्लक्स? यहां पर फ्लक्स किसके इक्वल होगा? फ्लक्स यहां पर इक्वल होगा q1 plus q2 divided by epsilon naught। Why? What is the situation there you see? Basically Q1 Q2 these are those charges, ये दो चार्जेस वो हैं जो कि एक्चुअली सरफेस क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है। Q3 इज आउटसाइड, और तो आउटसाइड होगा उसके थ्रू आप फ्लक्स किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 0, और इनसाइड वाले जो हैं उनकी वजह से क्या होगी, फ्लक्स होगी। तो नेट फ्लक्स अगर हम फाइंड आउट करने जाएं, सो कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q1 plus Q2 divided by epsilon naught। इन दिस वे अगर मान लीजिए हमने यहां पर phi1 माना, phi1, तो phi1 हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू E1 डॉट dA, E1 डॉट dA दैट इज इक्वल्स टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने यहां पर phi2 माना तो व्हाट विल बी दैट, E2 डॉट dA दैट इज Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने यहां पर phi3 माना तो दैट विल बी इक्वल्स टू E3 डॉट dA that is equals to 0 because this value not exists, because Q3 is not enclosed by that particular surface, it means that there is 0, there is proper value is 0 there। तो बच्चे अगर हम इन तीनों की वजह से नेट अगर हम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, what will be the net flux? नेट फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू phi1 plus phi2 plus phi3। अगर हम तीनों वैल्यूज को ऐड कर दें, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू Q1 plus Q2 divided by epsilon naught। रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू phi net is equals to क्लोज लाइन इंटीग्रल E1 plus E2 dA and is equals to Q1 plus Q2 over epsilon naught।
So basically what will be the phi net there? Phi net is equals to E dot dA and further that is equals to Q in by epsilon naught. Q in का यहां पर मतलब यहां पर ये होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. हम गॉस लॉ के रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारे आप ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली यहां पर हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है? द नेट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. Actually, this is a representation for the Gauss law. This is actual representation of Gauss law. Basically, this is a Gauss law. इसीलिए हमने इससे पहले इसका प्रूफ करा. लेकिन Gauss law it doesn't mean it depend on the only a particular single charge. ये एक सिंगल चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बेटा. It totally depends on whole of the charges enclosed by that particular surface. वो surface कितने charges को enclose कर रहा है? This is basically related to the Gauss law. So what is the proper statement of the Gauss law? The net flux through the surface enclosing the particular charges that is equals to the 1 by epsilon naught times charge enclosed by that surface. Net flux through any surface is always equals to the 1 by epsilon naught times charge enclosed by that surface. So this is the proper representation and proper use of Gauss law. In this way you can get we can say large number of reasoning questions also. बहुत सारी ऐसे questions आपके पास queries रहेंगी जिन reasoning questions को आप इस basis के ऊपर पढ़ सकते हैं बच्चों. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे जिनको आप इन बेसिस के ऊपर पढ़ सकता है. लाइक आपके पास यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज ऐसी बन सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट assume if we will say if phi equals to 0, it implies that Q is equals to 0. So tell me, is it true or false? The answer is true, because phi totally depends on Q, because phi is equal to Q by epsilon. If phi is equals to 0, it means that Q is equals to 0. Okay, and if E is equals to 0, or if Q is equals to 0 implies E is equals to 0, is it true? अगर Q 0 है, it means that कि E is equals to 0. Then answer is false. It can't be true here. It is not true, because reason is basically हमारे पास फ्लक्स किसके इक्वल? E dot dA. तो it also possible phi is equals to 0. Q is equals to 0 means phi is equals to 0. It means that there can be any possibility regarding the angle also. Flux means, what is the meaning of flux there? Number of lines passing through any surface. It means that E can exist there. It means that it is possible. ऐसा हो सकता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करे, बट बेसिकली वो उस क्रॉस सेक्शन में से पास ना कर रहा हो और वहां पर वो कंसीडर्ड एरिया ही ना हो. तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती थी. तो उन केसेस में हमारे पास क्या होगा? उन केसेस में ऐसा पॉसिबल है कि Q जो होगा वो 0, बट E जो है वो ना 0 हो. तो इट मींस दैट कि अगर ये ट्रू कंडीशन के ऊपर आएगा तो ये कौन सी कंडीशन में आएगा? फॉल्स कंडीशन में. सो ऐसे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास यहां पर बन सकते हैं. ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस आपके पास यहां पर क्रिएट हो सकते हैं. और अगर आपके पास यहां पर ये कहा जाए if E is equals to 0, it implies that phi is also equals to 0, which is true. बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा बच्चे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगा, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट देयर, देन हाउ लाइंस कैन पास थ्रू द फ्लक्स. सो इट मींस दैट कि अगर E 0 होगा तो phi जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा. और दैट फर्दर इंप्लाइज Q is equals to 0. So ऐसे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस आपके पास वहां पर बन सकते हैं. और एक मैं और चीज आपको क्लियर कर दूं
जैसा कि हमने अभी ये बात करी कि किसी स्फीयर के अंदर लेट अज्यूम हमारे पास एक चार्ज Q1 एग्जिस्ट कर रहा है, एक चार्ज कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है Q2, और एक चार्ज मान लीजिए Q3 था। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो चार्ज बाहर होगा, जो इस सरफेस के अंदर नहीं, ये सरफेस बाय द सरफेस इंक्लोज नहीं है, तो इसको हम फ्लक्स के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जब भी आप यहां पर फ्लक्स फाइंड आउट करें तो आपका आंसर होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हो सकता है यहां 3 चार्जेस आए, 4 चार्जेस आए, 5 चार्जेस आए, बाहर आपके पास कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, बट कंडीशन याद रखें कि Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो Q हमारे पास इनक्लोज्ड है तो उनको हम कंसीडर करेंगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। बट यहां पर एक बात याद रखें, लेट अज्यूम द मैग्नीट्यूड द Q1 चार्ज, लेट अज्यूम Q1 is 2 coulomb and Q2 is -1 coulomb, then what will be the answer? यहां पर नेट जो होगा that will be 1 by epsilon naught। ये बात बच्चों याद रखें कि आप Q1 Q2 जो भी रखेंगे विद साइन रखेंगे, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखें, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखें, उसके थ्रू आप यहां पर नेट जो चार्ज है Q नेट जो होगा उसको यहां पर कंसीडर करेंगे। तो इस बात को, इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें कि जब आप न्यूमेरिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं, आप इनको, इन कंसेप्ट को बेसिकली कैसे अप्लाई करें। ओके, तो प्लीज आप जो भी इनके रिगार्डिंग पॉइंट्स नोट करना चाहें, आप स्क्रीन पॉज करके आप इनको कुछ टिप्स, इसके रिगार्डिंग कुछ हिंट पॉइंट्स जो हैं वो देख सकते हैं, वीडियो को बैक करके दोबारा इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर सकते हैं। कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स जो मैंने अभी अभी बताए, तो इन पॉइंट्स के ऊपर बहुत खास ध्यान दें, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूंगा रिगार्डिंग द फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेस्ड और गॉस लॉ बेस्ड जो असाइनमेंट आपके पास आएगी। एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेस्ड असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अगर उसके अंदर गॉस भी इंक्लूड रहेगा तो असाइनमेंट के अंदर अच्छे क्वेश्चंस बन पाएंगे। सो दैट इज व्हाई मैं इसकी कंबाइंड असाइनमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, वो उस असाइनमेंट के अंदर बहुत यूज होंगे रिगार्डिंग रीजनिंग क्वेश्चंस आल्सो। ओके, सो प्लीज इन पॉइंट्स को नोट जरूर करें और हम फर्दर ये कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू uniformly charged straight conductor। बच्चे, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और इससे पहले जो हमने अभी तक पढ़ा, जिसको हम अभी यूज भी करेंगे कि लेट अज्यूम दिस इज अ चार्ज and this particular charge will apply the flux, the total flux will be equals to Q by epsilon naught। okay, so this particular charge is there and this law is known as basically that is a Gauss law, and this surface is actually known as a Gaussian surface। तो इस सरफेस को हम यहाँ पर क्या इमेजिन करते हैं, that is known as a Gaussian surface, जो कि उसके जो प्रॉपर सराउंडिंग जो होगी उसको स्फेरिकल फॉर्मेशंस को कंसीडर करेंगे। तो दिस इज बेसिकली नोन एज अ गॉसियन सरफेस। अब यदि इस पर्टिकुलर केस में, अब इस क्वेश्चन के अंदर, इस डेरिवेशन के अंदर हमारे पास इसकी लैंग्वेजेस जो हैं वो भी मैं आपको इसके प्रोवाइड करवा दूंगा, बट इसका जो बेसिकली जो इसका एक कंसेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूर आप इसमें करें। ओके, तो वो आपके पास, आपने लैंग्वेजेस की क्या मेंशन करनी है वो प्रॉपरली आपके पास जो लैंग्वेजेस हैं वो मैं प्रोवाइड करूंगा। आप प्रॉपरली एग्जाम के अंदर कैसे आप उसकी लैंग्वेज को, कंसेप्ट को कैसे मेंशन करेंगे, आप पहले ट्राई भी कीजिएगा, उसके बाद मैं लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड भी करूंगा। बट हम यहाँ पर अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज एक्चुअली द हिडन पॉइंट। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, गॉसियन सरफेस क्या होता है उसके बारे में भी मैंने बता दिया आपको। बच्चे, यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वी हैव अ पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल बॉडी।
तो हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर इन सेंस इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में, स्ट्रेट कंडक्टर फॉर्मेशन में ये पड़ा होगा। So it is straight conductor which is uniformly charged. Let us assume हमारे पास यहां पर इस स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव। ओके बेटा, हमारे पास यहां पर इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव। तो हमने इस पॉजिटिव कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू क्या होती है, नेगेटिव। तो आप इसको हमेशा ये चीज ध्यान रखें, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, ये दोनों फॉर्मेशन में हो सकता है। अगर ये नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी अलोंग होंगी, और अगर ये पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ओरिजिनेट होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये इसकी तरफ टर्मिनेट होगा। तो ये बात हमने लास्ट प्रॉपर्टीज में भी पढ़ी है, तो आप उस कंसेप्ट को एज इट इज इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट जो हमने अभी गॉस लॉ पढ़ा उसमें भी अगर वहां पर चार्ज नेगेटिव रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी तरफ क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी, और अगर वो पॉजिटिव है देन दैट विल बी द ओरिजिनेटिंग पॉइंट। तो यहां पर हमारे पास हम इसके आसपास जो गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं उस गॉसियन सरफेस को बनाते हैं। सो दिस विल बी आवर गॉसियन सरफेस। तो इस सरफेस को हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ओके, अब यहां पर हमने कंसीडर करा बच्चों गॉसियन सरफेस के रिगार्डिंग इस कंसेप्ट को कंसीडर करा, एंड देयर इज एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट यहां पर किधर होगा, इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एरिया एलिमेंट, एंड दिस विल आल्सो बी एरिया एलिमेंट dA। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दिस विल बी, दिस इज E, और अगर हम किसी एरिया एलिमेंट को यहां पर कंसीडर करें दैट इज दिस इज dA, तो dA का जो dA वेक्टर होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट dA। Okay, and direction of electric field is also this one. Okay, and in this case also electric field is in this form. Okay, तो हमने यहां पर बच्चों regions consider करी। This is first region, this is second, and this is third. And this whole body is considered, can be considered as a cylinder. हमने इस पूरे Gaussian surface को as a cylindrical body जो है वो consider करा। तो इस considered formation के रिगार्डिंग मैं आपको एक और चीज इसके रिगार्डिंग क्लियर कर दूं बच्चे। हमारे पास हम इसके कंसेप्ट के अंदर हम जब भी यूज करते हैं तो हमारे पास तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज एग्जिस्ट करती हैं। क्या हम इंप्लीमेंट करते हैं, चार्ज डेंसिटीज। चार्ज डेंसिटीज के अंदर हमारे पास सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू, लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर्मेशन में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, दैट इज एक्चुअली Q डिवाइडेड बाय L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, सो इस पर्टिकुलर वे में अगर आप Q फाइंड आउट करने जाएं तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू L। एंड सेकंड फॉर्मेशन हमारे पास होती है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल रहेगी, दैट विल बी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू Q by A, and further बच्चों that is represented as Q is equals to sigma into A, and third one is volume charge density. Okay, so it is also represented by rho, and rho is equals to Q by V, and further which is implies that as Q is equals to rho into V। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसी हमारे पास पॉसिबिलिटीज रहती हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप हमेशा याद रखें, फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी वी विल यूज फॉर लैम्डा, एंड फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी वी विल यूज फॉर सिग्मा, एंड फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वी विल यूज फॉर रो। ओके, तो ये तीन रिप्रेजेंटेशन हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। अब हम इनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे, मैंने इसके अंदर क्यों आपको ये चीज बताई, आपको ये सारी चीजें अभी अभी इस डेरिवेशन में क्लियर होंगी। बच्चे हमारे पास यहां पर नेट जो फ्लक्स है
net flux is equals to, it is equals to closed line integral E dot dA, that is equals to Q by epsilon naught. It is a uniformly straight conductor, it is a line charge. Okay, तो it will be used as, यहाँ पर Q जो होगा that will be equals to lambda L by epsilon naught. तो phi is equals to, there will be region 1 E dot dA plus there is second region E dot dA plus there is third region E dot dA, that is equals to lambda L by epsilon naught. Okay, so basically we have three region, first region, second region and third region, that is further equals to lambda L by epsilon naught. Okay, अब बच्चों अगर आप ध्यान दें, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन बेसिस के ऊपर चलते हैं. अगर हम यहाँ पर अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेसिकली ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पर DA और E के बीच में एंगल कितना एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री. इन दिस केस ऑल्सो एंगल बिटवीन E and DA दैट इज 90 डिग्री अगेन. तो इट मींस दैट कि आपके पास जो फर्स्ट और थर्ड रीजन है, जो आपके पास कौन सी रीजन है, फर्स्ट एंड थर्ड रीजन है, इन दोनों के लिए हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू EDA cos 90 डिग्री प्लस EDA cos 0 डिग्री और प्लस EDA cos 90 डिग्री, and that is further equals to lambda L by epsilon naught. This is first region, this is second region and this is third region. And if we will have the value cos 90 degree, then cos 90 is equals to 0. This value will be equal to 0 and this value is also equal to 0. तो हमारे पास ये दोनों रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल. तो बचेगा हमारे पास कौन सा रिजल्ट, phi is equals to EDA equals to lambda L by epsilon naught. ओके, तो इस बेसिस के ऊपर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो यहां पर हमारे पास phi किसके इक्वल होगा, EDA lambda L by epsilon naught. ओके, तो हमारे पास यहां पर ये एग्जिस्ट करेगी. अब इस बेसिस के ऊपर अगर हम E फाइंड आउट करें तो व्हाट इज दैट, E हमारे पास किसके इक्वल होगा, E there will be dA and there will be lambda L by epsilon naught. एंड यहां पर बेसिकली हमारे पास यहां पर ये जो कंसेप्ट था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने फाइंड आउट करा बाय यूजिंग द, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एंड बाय यूजिंग द गॉस लॉ वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द गॉस लॉ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को भी हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं. बेसिकली दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड देयर. तो यहां से हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो व्हाट विल बी दैट, E will be E और इनटू में व्हाट विल बी द DA, DA की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चे, दैट विल बी इक्वल्स टू A, और A क्या होगा, एरिया. किसका एरिया, दैट इज द एरिया ऑफ सिलेंडर. तो एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास किसके इक्वल होगा, एरिया, अगर आप एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर रहे हैं देन व्हाट विल बी दैट, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 pi RL, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 pi RL. तो यहां पर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट वी हैव रेडियस इज R, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 2 pi RL. ओके, तो यहां पर हमारे पास जो पर्टिकुलर एरिया फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, लेट अस अज्यूम दिस सरफेस एरिया एंड दिस रेडियस इज R, तो यहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं. तो E into 2 pi RL that is equals to lambda L by epsilon naught. There will be L और L आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, and E is equals to, E किसके इक्वल होगा, that will be equals to 2 pi epsilon naught lambda by R. So this will be the value for electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां से इसके बेसिस के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, इट इज वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ की बहुत पहली एप्लीकेशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज E is equals to 1 over 2 pi epsilon naught lambda over R, और आप यहां पर इसको 1 over 4 pi epsilon naught 2 lambda over R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2 λ/r, और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2k λ/r। तो इस बेसिस से हम यहाँ पर रिजल्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपको याद होगा 2k λ/r रिजल्ट हम ऑलरेडी यूज करते थे फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे। तो ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी करे थे, उन रिजल्ट्स को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस बेसिस के ऊपर ये रिजल्ट जो है वो हमारे टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेंगे और नॉर्मली हम इनके कंसेप्ट को भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो फर्दर हम इसको कंटिन्यू, इसके जो एप्लीकेशंस हैं इनको कंटिन्यू रख रहे हैं। ओके, तो इनको साथ साथ आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ओके बच्चे।